Hello, good evening. Welcome at this platform. I am Murari Kumar. We are going to learn mathematics for IIT JEE with 11th and 12th syllabus. First of all, about myself, I am Murari Kumar. I have done BTech in Mechanical Engineering from Jaipur National University. After that, I have also qualified GATE organized by IIT Kharagpur in 2014. After that, I have joined Delhi Metro project as a project engineer. Now I am teaching mathematics for IIT JEE students since 2017. Students, we are going to learn mathematics for IIT JEE. First of all, let's see this entire syllabus, what we will deliver in this session. ओके चलिए देख लेते हैं कि हम आने वाले सेशन में सबसे पहले आपके लिए क्या करेंगे। तो आपको पता ही है कि आईआईटी जेई का जो सिलेबस है वो कंप्लीट 11th एंड 12th के सिलेबस को कवर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इंटायर सिलेबस एक आउटलाइन देख लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। तो बेसिकली मैं स्पेसिफिक 11th और 12th को अलग अलग नहीं कर रहा, मैं जेई के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि हम लोग क्या करने हैं। तो अगर कंसाइज करें तो सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स, इस बेसिक्स में हम जीरो से हीरो तक का सफर करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि हम एज्यूम करेंगे कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको आता है तो वेरी गुड, वेल एंड एनफ, लेकिन नहीं आता है तो हम जस्ट जीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल टॉप लेवल तक जाएंगे, जेई के लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक्स में हर चीज के बारे में बात करेंगे, जैसे नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे, हम सेट्स पढ़ेंगे, हम कई तरह के फंक्शन के ग्राफ पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं डिस्कस करूं कि हम कौन कौन से फंक्शन, कुछ आपको आइडिया होगा। जैसे तो हम लोग लीनियर फंक्शन के ग्राफ को देखेंगे, हम मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को देखेंगे, मॉडुलस जैसे y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। फिर हम लोग एसिम्पटोट देखेंगे, एसिम्पटोट्स देखेंगे हम लोग। ये सारे फंक्शन हैं जिसके कर्व जानने जरूरी हैं। ये 11th में भी हेल्प करेगा, 12 में भी हेल्प करेगा और जेई के क्वेश्चन में तो जरूर ही हेल्प करेगा, है ना। ग्राफ से कई सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये इन सारे फंक्शन के हम ग्राफ देखेंगे। एसिम्पटोट हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ हैं, साइन कॉस टेन ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ रखा होगा। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग फंक्शन है। ये इन सभी फंक्शन को हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक्स है। बेसिक्स में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे लीनियर इनइक्वालिटी है, ये भी हम लोग देखते हैं इसी में, और ट्रिगोनोमेट्री भी बेसिक्स में ही रखते हैं। इसके अलावे हमें अलजेब्रा, मैथमेटिक्स को हम लोग 3-4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हमें अलजेब्रा देखना है। अलजेब्रा की बात कर लें तो अलजेब्रा में सबसे पहले हमें सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़नी है। सीक्वेंस एंड सीरीज जिसमें आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था ही, यहाँ पर जीपी और एचपी एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद हम क्वाड्रेटिक देख लेते हैं, ये भी 11th क्लास में है और 10th में भी था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर, आप बोलोगे ये सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो नया है, बिल्कुल नया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स -1। 10th तक के सिलेबस में तो आपको आइडिया है कि क्या कोई भी ऐसा एक्स पॉसिबल है जिसका स्क्वायर -1 हो? नो। आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर, आप x की कोई भी वैल्यू लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो दैट इज पॉजिटिव, माइनस कैसे हो सकता है? तो यहां पर हम बोलते थे नो, x का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। लेकिन जब आप 11th में चले जाओ तो हम बताएंगे कि नहीं, पॉसिबल है, एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सो द वैल्यू ऑफ x इज कॉम्प्लेक्स नंबर। हम डिस्कस करेंगे क्या है, मैं बस ये बता रहा हूं, आउटलाइन दे रहा हूं कि क्या करेंगे हम लोग। तो बेसिक्स में ये सब,
अलजेब्रा में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, ये सब 11th का पोर्शन है। और अगर 12 की बात करें तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये अलजेब्रा में आता है, ये हम डिस्कस करेंगे ये थ्रू आउट अलजेब्रा। अगर हम और बात करें तो एक और मैथमेटिक्स का सेक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या बात करेंगे दोस्त? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी, स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल, है ना, स्ट्रेट लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन के कई सारे फॉर्म्स, बेसिकली 5 फॉर्म पढ़ने हैं हमें। फिर हम देखेंगे कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन क्या होते हैं? तो बेसिकली 4 तरह के कॉनिक सेक्शन हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, हाइपरबोला, ये सब। सर्कल के बारे में तो आपको आइडिया है। पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते ही होंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये 10th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरह से होता है और इसी को हम लोग पैराबोला कहते हैं। जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन को आप टेक ऑफ करते हुए देखो तो वो इसी पैराबोलिक पाथ पर टेक ऑफ करता है ना। तो इसीलिए मैथमेटिक्स आपके रियल लाइफ में भी है। मैथमेटिक्स कोई आसमान की चीजें नहीं है, वो डेली लाइफ की चीजें हैं। तो ये सारी चीजें पढ़नी है हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मैथमेटिक्स का एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है कैलकुलस। कैलकुलस, इस कैलकुलस में हम डिटेल में कई सारे फंक्शन को पढ़ते हैं, जो कि हम ऑलरेडी बेसिक्स में डिस्कस कर चुके होंगे यहाँ पर, है ना। ये जितने भी तरह के फंक्शन है ये सब हमको फिर से कैलकुलस में पढ़ना है। और हम यहाँ पर इसका डोमेन कैलकुलेट करेंगे, रेंज कैलकुलेट करेंगे, रिलेशन देखेंगे, है ना। ये सारी चीजें हम इसमें चेक करेंगे। फिर अगला टॉपिक है लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिटिंग वैल्यू जाननी है। फिर हमको डिफरेंशिएबिलिटी देखना है, डिफरेंशिएशन चेक करना है। और ये सब आपको फिजिक्स में भी हेल्प करेगा। फिजिक्स के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ये सब तो खूब आना चाहिए आपको। तो डिफरेंशिएशन। फिर अगला सेक्शन है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में हम लोग देखेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन भी देखेंगे, एरिया अंडर कर्व देखेंगे कि कई सारे फंक्शन दिए होंगे आपके पास। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ये कोई लाइन है, तो ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू जी एक्स। तो इन सब के बीच में ये जो जगह है, फाइंड आउट द एरिया, ये एरिया जानना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो एरिया अंडर कर्व, दिस इज द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। एक और चीज है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे उसको, है ना, वो भी इंटीग्रेशन में आता है। ये सारी चीजें कैलकुलस में है, ठीक है। कुछ और चीजें हैं जैसे वेक्टर 3D, इसको अलग सेक्शन में रखते हैं, ये भी जानना है। फिजिक्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर, मैथमेटिक्स में तो है ही। और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कई लोग ट्रिगोनोमेट्री को भी अलग सेक्शन में रखते हैं, लेकिन मैं नहीं रखता, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री तो बेसिक्स है, ट्रिगोनोमेट्री के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। हर जगह पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज होता है। आपको ग्राफ आने चाहिए और बिल्कुल जबरदस्त आने चाहिए कि देख करके आंसर कर सके आप। सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ मैथमेटिक्स। इस पूरे 2 साल के सिलेबस में जो आपके लगभग 100 ईयर्स 50 आवर्स या 100 आवर्स के जो शेड्यूल्ड होते हैं, उसमें ये सारा चीज हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। 11-12 के सिलेबस से लेकर के IIT मेंस एडवांस तक के सिलेबस को। चलिए, तो ये आउटलाइन है, आपको समझ में आया होगा कि पूरे मैथमेटिक्स को हम लोग बेसिक्स, अलजेब्रा, आपका कोऑर्डिनेट्स, कैलकुलस, वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी, ये 4-5 सेक्शन में हम लोग बांटते हैं और अलग अलग टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक लेता हूं, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये 11th का टॉपिक है कैलकुलस का लिमिट। लिमिट हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं स्पेसिफिक, तो एक स्पेसिफिक टॉपिक बताना है तो लिमिट बताने की कोशिश करता हूं मैं।
ये कैलकुलस का पार्ट है लिमिट। व्हाट इज द लिमिट? इसको LIM के फॉर्म में भी लिखते हैं और कई लोग इसको LT के फॉर्म में भी लिखते हैं। ये सिंबल है शॉर्ट फॉर्म लिखने का। व्हाट इज लिमिट? लिमिटिंग वैल्यू, किसी भी कोई भी फंक्शन गिवन है और हमें लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, तो क्या मतलब है उसका, ये समझिए। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है, अगर इसको ग्राफिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, है ना। दिस इज ओरिजिन y इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन। मान लीजिए कि ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है। एक्स एक्सिस पर एक वैल्यू मैंने ली c, ठीक है। ऐसे अपने मन से एक वैल्यू सेलेक्ट कर ली, जैसे वैल्यू होती है ना 1 2 3 4, तो एक वैल्यू है एक्स एक्सिस पर c। हमें लिमिटिंग वैल्यू चाहिए। अगर वैल्यू बतानी है, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है और कोई बोल रहा है कि x इक्वल टू सी पर, x इक्वल टू सी पे फंक्शन की वैल्यू बताओ, तो सीधा x के जगह पर c पुट कर दीजिए, तो आप बताओगे कि f ऑफ c यही वैल्यू होगी। बट व्हाट अबाउट द लिमिटिंग वैल्यू? लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? सो लिमिटिंग वैल्यू of any function is the value not at this exact point but at the very close to the point of interest। बेसिकली मतलब ये है कि हम इस पॉइंट पर वैल्यू नहीं चाहते हैं, हम इस पॉइंट के बहुत बहुत क्लोज वैल्यू चाहते हैं। अब इस पॉइंट के क्लोज कैसे जाओगे आप? तो दो तरीका है, एक तो लेफ्ट हैंड से, एक तो राइट हैंड से। सी तक आप कैसे पहुंचोगे? या तो इधर से पहुंचोगे या तो राइट साइड से पहुंचोगे। अगर हम लेफ्ट साइड से पहुंचते हैं तो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और आप इधर से जाओगे सी तक तो ये जो वैल्यू होगी सी के जस्ट पहले ये सी से थोड़ी छोटी होगी, सो दिस वैल्यू इज सी माइनस, क्या। और अगर आप राइट साइड से आओगे तो दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट, और अगर आप राइट साइड से आओगे तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो सी से थोड़ी बड़ी होगी, यानी कि सी प्लस। समझ गए? तो इसका मतलब है जब लिमिटिंग वैल्यू की बात करें तो हम उस पॉइंट पर नहीं, उस पॉइंट के बहुत बहुत क्लोज वैल्यू चाहते हैं। क्या मतलब है इसका, ये समझिएगा। यानी कि जब लिमिटिंग वैल्यू आपको चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x। क्या मतलब हुआ? मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट c पर नहीं, c के थोड़ा पहले। कहां? c माइनस, c से थोड़ा छोटा, c में से थोड़ा सा घटा दिए हम, तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x। तो पुट द वैल्यू c जैसे ही आप पुट करोगे, सो दिस इज f ऑफ c। आया समझ? अब राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करिए, क्योंकि आप राइट साइड से भी आए हैं उसके पास। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू, राइट साइड से आए हो तो c के आगे का कोई वैल्यू, यानी कि c में कुछ वैल्यू ऐड हो गई होगी, तो c प्लस टेंड्स टू, x इक्वल टू c नहीं लिखा है, x टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब है c पर नहीं, c के थोड़ा क्लोज, c से पहले या c के बाद। x टेंड्स टू, इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या? सो दिस इज x टेंड्स टू c माइनस c प्लस f ऑफ x। सो पुट द वैल्यू, x की वैल्यू यहां पुट करिए f ऑफ c। तो अगर आपको लिमिटिंग वैल्यू चाहिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कीजिए, और चेक करें कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। चेक करिए, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है? यस, दीज आर सेम, सेम है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे यस, लिमिट एग्जिस्ट्स, लिमिट एग्जिस्ट करता है, एंड वैल्यू इज एफ ऑफ सी। सो सिंपली if we if we are interested to find the limit of any function, simply what we have to do, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, उस पॉइंट पर नहीं, उस पॉइंट के बहुत बहुत क्लोज। जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूं, मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड limiting value of function f(x) equals x square minus 25 upon x minus 5 एट x इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन है, x इक्वल टू 5 पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो आप ही बताइए कि फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5।
और जैसे ही आप x इक्वल टू 5 पुट करोगे तो 5 माइनस 5 जीरो, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 25 जीरो, ये 0/0, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। आपको पता ही है, नहीं पता है तो हम आगे पढ़ेंगे। 7 तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, 7 फॉर्म, तो ये इनडिटर्मिनेट है। तो ये तो जीरो हो गया भाई, डिनोमिनेटर तो जीरो होना ही नहीं चाहिए। आपको पता है ना व्हाट इज रेशनल नंबर, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर कभी जीरो होना ही नहीं चाहिए। तो ये तो इंडिटर्मिनेट हो गया, तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही मैं बता रहा हूं कि आपने सीधे 5 पुट कर दिया ना, तो ये तो करना ही नहीं था। मैं क्या बता रहा हूं कि किसी पॉइंट पर नहीं, उस पॉइंट के बहुत बहुत क्लोज वैल्यू बताइए, वो होता है लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट एट द एग्जैक्ट पॉइंट बट एट द वेरी वेरी क्लोज टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरी वेरी क्लोज, लेफ्ट साइड आइदर इट इज राइट साइड। तो क्या करें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, तो मान लीजिए ये मैंने एक्सिस इस तरह से खींच लिया, तो ये 5 है, तो 5 के लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तो यहाँ पे 5 माइनस, और राइट साइड से आओगे तो 5 प्लस। क्या? तो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स के जगह क्या लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक हो गया। आपको पता भी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सिंपली वी मे राइट डाउन एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन में एक्स माइनस 5। अब देखिए इसको 0/0 या इंडिटर्मिनेट कौन बना रहा था, x माइनस 5। हमेशा याद रखना होता है इस तरह के क्वेश्चन में कि इनडिटर्मिनेट के लिए जो एक्सप्रेशन रिस्पॉन्सिबल है उसको इरेज करिए, उसको एलिमिनेट कीजिए, डिलीट कीजिए। तो जीरो कौन बनाया भाई, x माइनस 5। तो x माइनस 5 को हटाओ, देखो x माइनस 5 ऊपर नीचे कट गया, कट गया। अब सिंपली पुट द वैल्यू, तो जैसे ही आप x के जगह 5 पुट करोगे, 5 प्लस 5 इज 10, 10 हो गई। इसी तरीके से आप राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करो, लिमिट x टेंड्स टू 5, तो राइट साइड से आप आओगे तो 5 प्लस x टेंड्स टू 5 प्लस, इसी तरीके से फिर से इसको ब्रेक करिए, x प्लस 5 x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5। तो x माइनस 5 कट जाएगा, क्यों? क्योंकि x माइनस 5 ही इंडिटर्मिनेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो पुट द वैल्यू 5 प्लस 5 10। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है? यस इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू कितनी, 10। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यू। आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो जब भी आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी हो तो लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट कीजिए, राइट लिमिट कैलकुलेट कीजिए और चेक करिए कि दोनों सेम है कि नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 3, है ना, x पे पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 3 पुट कीजिए, 3 पर पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 81 माइनस 81 0। 3 पुट कीजिए x के जगह, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 5 जा 15, 15 3 18, 18 माइनस 18 0। क्या ये पूरा एक्सप्रेशन 0/0 हो गया? और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो ये भी एक तरह का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मैंने क्या बताया कि इनडिटर्मिनेट के लिए जो एक्सप्रेशन रिस्पॉन्सिबल है उसको एलिमिनेट कीजिए, पूरे हटाइए उसको। तो क्या किया जाए, लिमिट x टेंड्स टू 3, यानी कि ये जो 3 वाला पोर्शन है ये इनडिटर्मिनेट कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले एक्सप्रेशन को x पे पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख दें, कोई डाउट? पावर पे पावर, x पे पावर 2 पे पावर 2, पावर पे पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 2 जा 4 माइनस 81 को आप क्या लिखोगे, 81 को लिखेंगे 3 पर पावर 3 पे पावर 4, यानी कि इसको लिखेंगे 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81, ठीक है। और नीचे इस एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ब्रेक कर दीजिए, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 5x को लिखेंगे माइनस 6x प्लस x माइनस 3,
आपको ब्रेक करने आता होगा ये सब, 10th क्लास में था। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी बताया था मैंने। तो एक बार प्लस में लिखिए, एक बार माइनस में, अपॉन यहां से 2x कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 3, और इन दोनों में से +1 कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन बन गया लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर ये तो प्लस में है तो प्लस वाले को तो कुछ चेंज करना नहीं है, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये फिर से एक्सप्रेशन इसी तरह बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार फिर से प्लस में x प्लस 3 और x माइनस 3, यहाँ देखिए x माइनस 3 दोनों जगह है, तो x माइनस 3 को आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा +1, 2x + 1। अब देखिए x के जगह आप 3 पुट कर रहे थे तो 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0। तो इनडिटरमिनेट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, 0/0 करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये दोनों। खल्लास, खत्म कर दिया। अब पुट द वैल्यू, तो अब यहां से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे हम, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, 3 पे चाहिए ना वैल्यू, तो आप लेफ्ट साइड से आओगे तो यहाँ पे 3 माइनस, और राइट साइड से आओगे तो 3 प्लस, 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है ना, लिमिटिंग वैल्यू मतलब उस पॉइंट पर नहीं, उस पॉइंट के बहुत बहुत क्लोज। तो यहाँ 3 पुट करिए इन सारे एक्सप्रेशन में, तो क्या होगा, 3 स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 9 9 18 इंटू 3 3 3 + 3 6, 3 2 जो 6 1 7, 18 6 जो 72/7। सो दिस इज द वैल्यू। इसी तरीके से आप राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, इस पूरे एक्सप्रेशन में फिर से 3 पुट करिए तो ये भी आएगा 72/, सही नहीं है क्या, तो मल्टीप्लाई करने में हो सकता है गड़बड़ हो गया हो, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 4 10, अच्छा 108/7, कोई बात नहीं मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना। सो द वैल्यू इज 108/7, ठीक है। तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है और वैल्यू हो जाएगी 108/7, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो इसी तरीके से लिमिट की हर क्वेश्चन बनेगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx, ठीक है। x टेंड्स टू 0, 0 पुट कीजिए x की जगह, sin 0 0, x की जगह 0 पुट करिए, sin 0 0, फिर से इनडिटरमिनेट हो गया, तो इनडिटरमिनेट तो होना नहीं चाहिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इनडिटरमिनेट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एक्सप्रेशन है उसको हटाओ। तो ये देख करके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है ना। sin x 0/0, तो sin x को हम जैसे ही एक्सटेंड करते हैं तो ये कट जाता है, tan x के एक्सप्रेशन को जैसे एक्सटेंड करते हैं तो ये भी कट करके 1 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि sin x जो है वो नीचे होना चाहिए, यानी कि साइन के साथ जो एक्सप्रेशन है वो नीचे होने चाहिए। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर है sin ax, तो ऊपर x तो नीचे x, तो ऊपर ax तो नीचे क्या होना चाहिए, ax। फिर यहाँ इस साइन को देखिए, ऊपर bx है तो नीचे क्या होना चाहिए, bx, ठीक। अब ax था नहीं, अपने मन से लाए हैं ना हम, अपने मन से लाए हैं, तो ऊपर भी ax, यहाँ भी bx नहीं था, अपने मन से लाए हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। इस एक्सप्रेशन से क्या हुआ कि sin x अपॉन x 1 है, तो sin ax अपॉन ax 1 हो गया, sin bx अपॉन bx इसकी वैल्यू 1 हो गई, x से x कट गया, सो द वैल्यू इज सिंपली a अपॉन b। सो लिमिटिंग वैल्यू इज a अपॉन b। क्या समझ में आया, उम्मीद है कि आपको ठीक लगा होगा। सो वी विल डिस्कस फर्दर, हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। तो पूरे आईटी के सिलेबस को हम लोग कंप्लीट फॉलो करेंगे, आईटी मेंस आईटी एडवांस को, और आपको बिल्कुल जीरो से हीरो तक ले जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।